हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जिनका डिस्कशन हम पहले ही अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और आज हम करेंगे उत्पादन संभावना वक्र तथा केंद्रीय समस्याएं। जो केंद्रीय समस्या हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या समस्याएं होती हैं मुख्य रूप से, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, किसके लिए किया जाए तथा किस तकनीक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए। ये तमाम समस्याओं को हम डिस्कस कर चुके हैं। और उन्हें समझने के लिए कि हम कैसे उसको एक डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं, उसके लिए हमें जानना होगा, समझना होगा उत्पादन संभावना वक्र। तो आज हम केवल यही समझेंगे उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ घर से संबंधित बातें बताती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारे घर से बढ़कर अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमारे पास कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। देखिए, मैंने यहाँ पर साइड में कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं पीपीसी को समझने के लिए। देखें, उत्पादन संभावना, पहले इस वर्ड को समझे कि कितनी संभावना है उत्पादन करने की। वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास साधन क्या है। मुझे रोटियां बनानी है और मेरे पास आटा केवल 500 ग्राम है। अब 500 ग्राम आटे की कैपेसिटी इतनी है कि केवल 10 रोटियां ही बन सकती है। आटा कितना है मेरे पास? केवल 500 ग्राम। तो क्या मैं 10 रोटियों से ज़्यादा बना सकती हूँ? नहीं बन सकती। मैं दिए हुए समय की बात कर रही हूँ, मैं आने वाले वर्ष की बात नहीं कर रही, मैं उससे आने वाले वर्ष की बात नहीं कर रही। हम जब भी इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी हम प्रूव करते हैं तो हम उसी वक्त की बात करते हैं कि उस मोमेंट पर, उस समय में अगर अन्य बातें समान रहे, अन्य परिस्थितियाँ समान रहें तो वो नियम कैसे लागू होता है या कोई नियम कैसे बनता है। अब 500 ग्राम आटा और केवल 10 रोटियाँ बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिमिटेशन हो गई। अभी फ़िलहाल उस शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में, हम उसकी जो साधन है, हमारे पास उपलब्ध साधन है, उसकी मात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। तो उत्पादन होगा केवल 10 रोटियों का। या मान लीजिए हमारे पास 5 मीटर का एक कपड़ा है, उसमें हम एक सूट सिल सकते हैं। तो क्या आप 2 सूट सिल लेंगे उससे? फ़िलहाल तो 5 ही मीटर है ना। इमीडिएटली तो आप 10 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, समझ गए। तो ये आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि आपके पास साधन इतने ही है, सीमित है। तो पीपीसी कर्व यही बताता है। हम क्या मानकर चलते हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर 2 ही वस्तुएं उत्पादित की जा रही है। वो 2 वस्तुएं क्या हैं? हमने लिए वो 2 वस्तुएं, गेहूं और कपड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पीपी शेड्यूल बनाया है। पीपी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उत्पादन संभावना, एक शेड्यूल तैयार किया है। मानते हैं कि 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, गेहूं जिसे हम टन में तोलते हैं और कपड़ा जिसे हम गांठों में मापते हैं। तो इनके मेजरमेंट हम किस तरह से लेंगे वो भी हमने देख लिया। अब उत्पादन संभावनाएं क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं उत्पादन संभावना लिमिटेशन, एक बाउंड्री। जैसे देखिए, हम एक भारत देश में रहते हैं और हमारे भारत देश का अगर आपने मैप देखा है तो क्या हम उस बाउंड्री, जो बाउंड्रीज बनाई हुई है भारत की, क्या हम उससे बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए वीज़ा चाहिए, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके वो कैपेबिलिटी में नहीं है, आपकी संभावनाओं में नहीं है वो। आप देख रहे हैं ये मैंने क्या बनाया है, कर्व बनाया है जो आपकी लिमिटेशन बता रहा है कि भैया इस कर्व के अंदर, यानी ये आपके साधन हैं और इतने साधन हैं, इसी साधन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी वस्तुएं या सेवाएं हैं उसका उत्पादन कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो ये मानते हुए कि केवल उत्पादन के हम केवल 2 ही वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं हम अर्थव्यवस्था के अंदर, गेहूं और कपड़ा। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो उत्पादन के सभी साधन कपड़े पर लगा दिए जाएं, ठीक है। अगर उत्पादन के सारे साधन, जैसे मैंने आपको बताया था 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। अगर उद्यमी अपनी भूमि पर सारे श्रमिकों को केवल कपड़ा प्रोड्यूस करने और जितनी पूंजी लगाई है सारे कपड़े के लिए लगा देता है, तो वो एक निश्चित समय में केवल 12 गांठें कपड़े की प्रोड्यूस कर पाता है। और उस स्थिति में गेहूं का एक कण भी उत्पादित नहीं होगा, समझ गए। मान लीजिए 100 श्रमिक हैं आपके पास, 100 के 100 श्रमिक कपड़े के लिए ही काम कर रहे हैं, तो गेहूं का उत्पादन 0, क्योंकि गेहूं को उत्पादन करने के लिए हमारे पास साधन ही नहीं है। कुछ और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन बी हमें बताता है कि ऐसा भी कर सकते हैं कि कपड़े की 2 गांठें कम कर दी जाएं और उत्पादन के कुछ साधन निकालकर गेहूं प्रोड्यूस करने में लगा दिए जाएं। अब गेहूं प्रोड्यूस करने में लगाएं तो 2 टन गेहूं प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, कपड़ों की कुछ गांठों का सेक्रीफाइस करना पड़ा।
अगर हमें तीसरा कॉम्बिनेशन बताता है कि गेहूं का उत्पादन और बढ़ाना है तो कुछ और साधन यहाँ से निकालने पड़ेंगे और हमें कपड़े की केवल 6 गांठें उत्पादित करने का अवसर मिलेगा और गेहूं को 4 टन। इसी प्रकार से एक और कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन ये कि उत्पादन के सारे साधन हमने गेहूं के उत्पादन में लगा दिए तो कपड़े का प्रोडक्शन 0 है और गेहूं का 6 टन। इसी शेड्यूल को आप आगे देखेंगे, इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट ईयर टेबल्स बनानी सीखी है। ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, उसके बाद हम डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाते हैं और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पहले शेड्यूल बना देते हैं और फिर हम उसी शेड्यूल को, उसी तालिका को हम इस कर्व के द्वारा दिखाते हैं। ये हमारी सीमा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर PPC। और ये हमने कॉम्बिनेशंस दिखा दिए। हम ये मानकर चलें कि 2 ही वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर। एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है वीट और वाई एक्सिस पर लिया है क्लोथ, जो गांठों में प्रस्तुत किया जा रहा है, यहाँ ये टन में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर लिखा है। हमने देखा क्या कॉम्बिनेशन बना था गेहूं का, 0, 2 टन, 4 टन और 6 टन। मैक्सिमम लिमिट है 6 की, उत्पादन के सारे साधन लगाने पर हम मैक्सिमम गेहूं 6 टन। तो मेरा जो मैक्सिमम लिमिट का पॉइंट है वो 6 टन यहाँ पर आ गया। और अगर कपड़े प्रोड्यूस करने हैं तो कपड़े, अगर उत्पादन के सारे साधन में कपड़ों पर लगा देती हूँ तो मैक्सिमम 12 गांठें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया है। उसके अलावा आप बाकी कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। अगर 0 वीट है तो 12 गांठें कपड़े की। अगर 2 टन गेहूं उत्पादित की है तो आप ये देख रहे हैं कपड़ों में से प्रोडक्शन हमें रिड्यूस करना पड़ा, यानी कपड़ों में से प्रोडक्शन घटकर हो गया अब 10 गांठें। अगर हमने गेहूं का उत्पादन और बढ़ाया, 4 टन गेहूं अगर हमने प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे, आप ये देखें 6 गांठें अब कपड़े की। तो कॉम्बिनेशन C आपको क्या दिखा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने 4 कॉम्बिनेशन लिखे हैं, A, B, C और D। ये आपकी सीमा बताते हैं कि भाई आप अपने उत्पादन के जितने साधन अवेलेबल है एक इकोनॉमी के अंदर वो सारे आप काम पर लगा दें। पूर्ण रोजगार की अगर स्थिति है, हम ये भी मान्यता लेकर चलते हैं कि पूर्ण रोजगार है, उत्पादन के सभी साधनों को काम मिला हुआ है, राइट। अब देखें मैंने 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, एक है F और एक है E। E पॉइंट क्या बताता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वो कॉम्बिनेशन है जिसे हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्या ये, अब ये देखिए बाउंड्री तो ये है, हमारे पास उत्पादन के, मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा इतना ही है, या उत्पादन के जो साधन है और अन्य साधन जैसे श्रमिक है और पूंजी है, इसी सीमा के अंदर तो हम उत्पादित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था 500 ग्राम आटा है और मैं कह दूं कि यार 20 रोटियां बनानी है, पॉसिबल नहीं है ना, 10 ही बन सकती है। तो ये E पॉइंट वो पॉइंट है जिसे हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप ये देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हमें गेहूं की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए और कपड़े की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, पर इसको हम अचीव नहीं कर सकते, हमारे पास इतने साधन नहीं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और ये जो F पॉइंट है, ये F पॉइंट दिखाता है कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए उत्पादन इस पॉइंट पर हो रहा है एक अर्थव्यवस्था के अंदर, तो आप देखें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, गेहूं भी कम और कपड़े की मात्रा भी कम, जबकि आपके पास कैपेसिटी और पड़ी हुई है। देखिए इतने अर्थव्यवस्था में आप यहाँ अगर इस पॉइंट पे जाएंगे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उत्पादन के बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो अभी शिथिल पड़े हुए हैं, जिन्हें काम पर लगाना ज़रूरी है, तो ये यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो PPC कर्व हमें क्या बताता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। अगर उत्पादन इस स्थिति में हो रहा है F पॉइंट पर, तो अभी हमारे कुछ साधन बेरोजगार हैं जिन्हें काम देना ज़रूरी है, हम काम देकर अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और E पॉइंट अगर हम मान लीजिए टारगेट ज़्यादा का रख लेते हैं तो हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो ये बताता है हमें PPC कर्व। तो इसमें हम मान्यता क्या लेकर चलेंगे, मान्यता हमारे बहुत सिंपल सी मान्यता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण, केवल 2 ही गुड्स लेकर चल रहे हैं। वैसे तो देखिए इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे हज़ारों लाखों वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है, लेकिन हम यहाँ मानकर चल रहे हैं केवल अर्थव्यवस्था में 2 वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं और उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा है। तो साधन स्थिर है तभी तो ये समस्या आ रही है ना कि हमने बाउंड्री बनाई है। तकनीक भी सेम है, स्थिर है, तकनीक में कोई परिवर्तन करके हम इसको उत्पादन संभावना वक्र को शिफ्ट नहीं करेंगे। हम ये मान्यता लेकर चल रहे हैं और हम ये भी मान्यता ले रहे हैं कि जितने भी साधन उपलब्ध हैं हमारे पास, मान लीजिए 100 श्रमिक उपलब्ध है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है,
तो उनका पूरी तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को इस चैप्टर की PDF भी सेंड कर रही हूँ। जिन्होंने अभी बुक्स नहीं ली है तो आप उसमें से ये पढ़ भी सकते हैं। और PPC को जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद हम केंद्रीय समस्याएं कैसे इस पर दर्शा सकते हैं, कैसे उन्हें समझ सकते हैं, उन सभी तमाम बातों का डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। बट उससे पहले आप अच्छे से समझे PPC। थैंक यू।